हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग उपभोग फलन का सिद्धांत कर रहे थे, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कीन्स ने जो 1930 के दशक के अंत में और 1940 के दशक के मध्य में अनेक ऐसे प्रत्यक्ष अध्ययन किए गए जो बजट अंकों के लिए छेद या काल श्रेणियों पर आधारित थे, अर्थात कि ऐसी स्थितियां जो कि पैदा हो गई थी और उनसे पहले, जैसे 1946 में कुज़नेट्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 1869 और 1938 की अवधि के उपभोग और आय के आंकड़ों का अध्ययन किया और इस अवधि का उपभोग फलन 0.9 आंका, यानी कि 1 रुपये का अगर आय बढ़ती है तो उसमें 90 पैसे का उपभोग किया जाता है ना। तो ये हो गया 1 में से 0.9 का उपभोग फलन, ठीक है। फिर वह इन निष्कर्षों पर पहुँचे कि दीर्घकालीन पर्यंत औसत जो औसतन एपीसी होती है में नीचे की ओर जाने की कोई प्रवृत्ति दृष्टिगत नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ज्यों-ज्यों दीर्घकालीन प्रवृत्ति के साथ आय बढ़ी त्यों-त्यों एमपीसी के बराबर एपीसी होता गया, है ना। इसका मतलब है कि दीर्घकालीन उपभोग फलन ऐसी सरल रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है, जैसा कि हमने ऊपर वाले इस नीचे वाले यह चित्र देखिए, इसमें CL रेखा है, ठीक है। यह जो रेखा है ये MPC और APC, जिसमें कि MPC 0.9 है ना। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो MPC की ओर जाने की उसकी प्रवृत्ति होती है। यानी कि अगर हम इसको इस प्रकार से समझें कि गोल्डस्मिथ ने 1955 में वापस इनका निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन में उपभोग फलन जो है वो 0.87 या 0.9 पर स्थिर रहा। इन दो अध्ययनों से ये पता चला कि अल्पकालीन उपभोग फलन गैर अनुपातिक है, यानी कि APC हमेशा MPC से मोर देन MPC होती है और दीर्घकालीन में ये बराबर होने की प्रवृत्ति की ओर जाती है। दोनों अध्ययन एक दूसरे का खंडन करते हैं और अर्थशास्त्रियों के लिए एक पहेली बन गए। एक ने कहा कि APC ज़्यादा रहती है और एक ने कहा कि MPC और APC बराबर रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इनको सुलझाने के लिए अनेक वर्षों में अर्थशास्त्रियों ने अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलनों में संगति बैठाने का प्रयास किया। जितने हल सुलझाए गए हैं उनमें उपभोग फलन में स्वतंत्र चर की पुनर्व्याख्या करने का प्रयत्न किया गया। जो हमने C = A+BY किया था ना, उसमें जो C है उसमें जो A है, A फैक्टर को काफ़ी उसको स्टडी किया गया। अब देखिए, निरपेक्ष आय की एक कल्पना की गई। उसमें ये कहा गया कि बेसिकली कि जो आय होती है वो उस आय के परिणाम स्वरूप उपभोग बदलते हैं, ठीक है। और उपभोग जो बदलता है वो कुछ ऐसा उपभोग भी है जो कि निरपेक्ष है, यानी कि जो आय से प्रभावित नहीं होता। वो उसको उन्होंने A शब्द दिया है ना, A से इंगित किया। तो C = A+BY। तो A ऑटोनॉमस जो कि स्वायत्त उपभोग है जिसका आय से कोई लेना देना नहीं है, और B वो उपभोग है जो कि आय से बदलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक किसी व्यक्ति की किसी पर्टिकुलर, जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड था, ठीक है, दुकानें बंद रहीं लेकिन फिर भी आय भी निल रही, दुकान बंद रही तो आय भी ज़ीरो हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उपभोग, लोगों का खाना तो सब फिर भी खा रहे थे, बेसिक ज़रूरत बिजली पानी का खर्चा दे रहे थे। तो ये जो खर्चा था यह आय से प्रेरित नहीं था, ये एक वह खर्चा जो निरपेक्ष है, ठीक है। और जैसे जैसे आय बढ़ती है तो लोग फिर कपड़े ज़्यादा खरीदते हैं, घूमने ज़्यादा जाते हैं, या और बाहर खाना खाने जाते हैं, या फिर घर को रेनोवेट कराते हैं, घर में और सामान लाते हैं, वो आय से प्रभावित होता है। तो एक ऐसा कंजम्पशन होता है जो कि आय से प्रभावित नहीं होता, और एक ऐसा कंजम्पशन है जो आय से प्रभावित होता है। इन दोनों को मिलकर ही MPC बनती है, ठीक है। जो प्रोफेसर टॉबिन ने इस परिकल्पना का जो निरीक्षण है उस करने के लिए नीग्रो और श्वेत परिवारों के बजटों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परिवारों की संपत्ति में वृद्धि होती है और उनकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने लगती है।
जिसके परिणाम स्वरूप उनका उपभोग फलन ऊपर की ओर सरक जाता है। ठीक है, दूसरे विश्व जैसे उन्होंने दूसरी बात उन्होंने कही कि दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद से कई प्रकार की नई घरेलू वस्तुएं बहुत तेजी से व्यवहार में आईं। इस तरह की आवश्यक वस्तुओं के प्रचलन बढ़ने से ये जो C है, आप देखिए इसमें CS1, CS2, CL है ना। CL तो वो है कि जो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बराबर दिखाता है, 45 डिग्री की लाइन है। अभी जो CS1 और CS2 या और भी ऊपर हम इसको खिसकाएँ तो ये बहुत सारे कारणों से ऊपर की ओर सरक जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि शहरीकरण बढ़ा युद्ध के बाद, तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जो जनसंख्या आई उनका उपभोग फलन भी ऊपर की ओर गया, क्योंकि खेत पर काम करने वालों की अपेक्षा जो मजदूर उपभोग की प्रवृत्ति रखते हैं वो शहर में ज़्यादा रखते हैं। फिर चौथा उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन पर्यंत कुल जनसंख्या में बूढ़े लोगों की प्रतिशतता निरंतर बढ़ती जाती है और बूढ़े लोग कमाई नहीं करते, फिर भी वे वस्तुओं का उपभोग तो करते ही, परिणामतः उपभोग ऊपर की ओर सरक जाता है। तो निरपेक्ष आय के सिद्धांत के अनुसार इन कारणों ने उपभोग फलन को स्तर को ऊपर की ओर खिसकाया और दीर्घकाल में उपभोग और आय के बीच आनुपातिक संबंध स्थापित करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चीज़ें आय से अतीत जाती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसमें हम कुछ प्रश्न हैं इसमें उपभोग फलन के बारे में, जैसे कीन्स का सिद्धांत असंतोषजनक सिद्ध हुआ क्योंकि वह उपभोग और आय की सांख्यिकीय दीर्घकालीन आनुपातिकता की व्याख्या करता है। फिर इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। कुछ प्रश्न है जैसे कीन्स का उपभोग फलन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? निरपेक्ष आय परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? निरपेक्ष आय परिकल्पना का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। स्व मूल्यांकन के लिए आप जनरल थ्योरी, उपभोग, निरपेक्ष, इन सब को आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी हम अगला चैप्टर करेंगे अगली सेशन में। ठीक है, थैंक यू।